अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी से रिलेटेड क्लास 8 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर सीरीज। तो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट्स चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम जियोग्राफी क्लास 8, लैंड, सॉइल, वाटर, natural vegetation and wildlife resources. We will try to understand what and why are these resources important to us and how these resources should be conserved. तो चलिए शुरू करते हैं पहला लेक्चर इस वीडियो सीरीज का। सो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन। प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर रिसोर्सेज, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट टू अस, हाउ दे शुड बी क्लासिफाइड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हमने पढ़ा था वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स, दीज ऑल आर कॉल्ड रिसोर्सेज बिकॉज दे सपोर्ट लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे why these resources are important to us and how these resources should be conserved, not for only the present generation but for the future as well. तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला टॉपिक, और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लैंड, इट्स यूज एंड कंजर्वेशन। On the screen you can see the map, or we can say globe, showing us continents of the world, that is North America, South America, Africa, Antarctica, Asia, Europe, Australia. Total 7 in number. These are called continents. And rest of the portion that's given in blue, this is called as water. अगर हम इस लैंड को, अपनी अर्थ की सरफेस को डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 70% हमारी अर्थ पे सिर्फ पानी है और सिर्फ 30% हमारे पास लैंड है। लैंड की बात करें तो ये भी किसी एक जगह पे नहीं है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड बाय वाटर, और वी कैन से दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सो द लैंड मास, जो लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ लैंड मास, दैट्स कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट को सिंपली हम कहेंगे लार्ज लैंड मास इज सेपरेटेड बाय वाटर। तो लैंड मास का मतलब क्या है? जमीन का एक टुकड़ा। सो दीज कॉन्टिनेंट्स आर नथिंग बट दे आर सिंपली दे बिग, वी कैन से लार्ज लैंड मासेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इन ही लैंड मासेस से रिलेटेड हम पढ़ेंगे खासतौर पे लैंड के बारे में, व्हाई इज लैंड इंपॉर्टेंट टू अस एंड हाउ इट शुड बी कंजर्व्ड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। Distribution of land and water on earth, as I have already discussed with you, that 70% of earth's surface is covered by water and only 30% of land area is available for inhabitation, for agriculture, for forestry, for industries and for roads and communication, in simple words for the survival of all living beings. तो 30% या उससे थोड़ा सा कम हमारे पास लैंड एरिया है, और इसी में से खाना पीना रहना सहना हमें सब मैनेज करना पड़ता है। यू कैन सी हियर सबसे बड़े ओशंस का नाम भी दिया है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन या इंडियन ओशन। तो यहाँ पे इन्होंने ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा कवर करके रखा है। सिमिलरली वी हैव आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक ओशंस एज वेल। तो सबसे ज़्यादा पार्ट इन्हीं ओशंस के अंडर आता है और रेस्ट जो बचता है वो कॉन्टिनेंट्स के अंडर आता है। इसमें हम एशिया की बात करेंगे तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है विथ 9% ऑफ लैंड मास। अफ्रीका की बात करेंगे तो 6% लैंड मास। नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो 5% लैंड मास। साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो 4% लैंड मास। यूरोप की बात करेंगे तो 2%। एंटार्क्टिका की बात करेंगे तो ये भी मोर और लेस 3% के आसपास, और साथ ही में जो ऑस्ट्रेलिया है आइलैंड या कॉन्टिनेंट, तो इसमें सिर्फ 2% है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं लैंड मास बहुत कम है और एक दूसरे से कटा हुआ है बाय वाटर, और इसी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज लैंड। एज वी नो, लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface. And all parts of this small percentage are not habitable. हमें पता है ज़मीन हमारे पास बहुत कम है, लेकिन ये कम ज़मीन भी हैबिटेबल नहीं है। यानी हर जगह पे हम जिंदा नहीं रह सकते, हर जगह पे लोग नहीं बसते हैं, हर जगह पे पॉसिबिलिटी नहीं है जिंदा रहने की। क्यों? इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सो the population on the surface of earth, on this land mass, is uneven. Uneven means that we cannot say that population in every country is same or it is evenly distributed. But it is unevenly distributed in different parts of the world, in different areas of the world, in different regions of the world. Let us try to understand why is the population of world unevenly distributed. It may be due to characteristics of land and as well as climate. You can see here 70% water and 30% land. The green color and the blue color of globe shows us what is water and what is land. So the green portion of this globe shows us land and rest blue portion shows us water. You can see here the world population across the world. In 1974 it was 4 billion.
1987 it increased 5 billion up to almost 5 billion. 1999 6 billion. 2012 7 billion. 2027 it is estimated as it would be 8 billion approximately, more or less. So 2046 it is believed it would be 9 billion. As it is assumption, it is simply estimation, it can't be correct, it may increase or decrease, depends upon the situation, depends upon the problems. यहां पे आपके सामने वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज दी गई है, सबसे ज्यादा कहां पे है, यू कैन सी हियर चाइना इज लीडिंग, followed by India and then USA and rest of the countries of the world. So these countries have a large population. What it indicates? It indicates that the growing population and their increasing demands are creating number of problems, especially in terms of land, because we have to survive, and survival is only possible when we have food, shelter, we have all the institutions which are necessary for our survival. So all these things are important when we discuss about the land, or we can say in terms of land. The most populous nations on the earth, as already discussed with you, it is China, India, US and rest of the countries given in a list on the left side. तो क्या पता चलता है, जितनी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उतनी ही वो प्रॉब्लम भी बन रही है, क्योंकि फूड की डिमांड्स बढ़ रही है, बेसिक नेसेसिटीज़ की डिमांड्स बढ़ रही है, और यहाँ से ज़मीन हमारे पास है, लैंड है, इस पर हम घर बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, रेलवेज़ बनाते हैं, या और भी कोई चीज़ बनाते हैं. इससे क्या होता है, एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो डिक्रीज़ हो रही है, साथ ही में फॉरेस्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो कभी हमारे पास ज़मीन होती थी जिसको हम फ्री लैंड कहते थे, यानी अनकल्टिवेबल, वो भी अब कवर हो रही है अंडर कंस्ट्रक्शन. So why the population of world is uneven? This is the topic. तो इसके कई सारे reasons है. Rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas of susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. सबसे पहले बात करेंगे rugged topography. What is topography? Topography is simply the description of a land. ये land कैसी है? जैसे we have land in different forms, such as in the form of mountains, in the form of deserts, in the form of marshy or daldal, we can say, in the form of forests, or in the form of plateaus, in the form of steeps and all that. Low lying areas जहाँ पे पानी जमा होता है and which are prone to water logging, ये भी कुछ reason है. Desert areas, thick forested areas. So that's why some regions are densely populated and some regions are, we can say, sparsely populated. मान लीजिए माउंटेन्स, वहाँ पे पॉपुलेशन यूजुअली कम होती है क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ वहाँ पे मिलती नहीं है, जैसे रोड्स बनाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, स्कूल्स कॉलेजेस बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, इट्स वेरी मच डिफिकल्ट ऑन द माउंटेन्स. सो इज़ द केस विद डेजर्ट्स में सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम है, वहाँ पे एग्रीकल्चर अवेलेबल नहीं होता, वाटर की प्रॉब्लम होती है, क्लाइमेट काफ़ी हार्श होता है, हॉट होता है, और ये भी एक रीज़न है क्यों लोग डेजर्ट्स में ज़्यादा नहीं रहते. इसके अलावा प्लेट्यूज की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर रॉक्स पाई जाती हैं. तो फिर कहाँ है दुनिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा? ओबवियसली इट इज़ इन प्लेन्स एंड रिवर वैलीज विच सपोर्ट और विच आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. तो प्लेन्स वो एरियाज हो गए जिनको हम मैदानी इलाके कहते हैं, जहाँ पे वाटर भी अच्छा खासा होता है, ग्रीजिंग लैंड्स अवेलेबल होती है, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना ईजी हो जाता है, बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइफ की वाइड करना ईजी हो जाता है. दैट्स वाई जो प्लेन एरियाज है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है. रिवर वैलीज हो गई वो जो रिवर्स के आसपास वाले प्लेन एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे भी पानी भी है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी ठीक हो सकता है, एग्रीकल्चर भी सपोर्ट करता है, जो एनिमल फार्मिंग है वो भी सपोर्ट करते हैं. सो वी कैन सी people usually live in those areas where they have sufficient facilities to survive and to live a comfortable life. That's why most of the regions where there's a problem of water, there's a problem of electricity, there's a problem of basic necessities of life like education system, infrastructure and all that, people usually do not prefer to live in those areas. फिर वो कहाँ रहते हैं? जहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं. So 90% of the world population occupies only 30% of land area. तो दुनिया की 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो सिर्फ 30% लैंड एरिया पे रहते हैं. इट मीन्स वो प्रेफर करते हैं वहाँ रहना. दैट्स वाई दीज कंट्रीज और दीज कॉन्टिनेंट्स और दीज रीजन्स आर मोस्टली पॉपुलेटेड. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एशिया, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड इवन लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. तो ये भी कुछ रीज़न है बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू द पीपल. सो रिमेनिंग 70% वो कहाँ रहते हैं? रिमेनिंग 70% जो लैंड है उस पर क्या है? उस पर बड़ी मुश्किल से 10% पॉपुलेशन सर्वाइव करती है. या तो वहाँ पे रहते हैं लोग या फिर कोई नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स है. वो या तो डेजर्ट्स है या मार्शी है यानी दलदल ज़मीन, या फिर वो फॉरेस्ट एरिया है,
या फिर उसमें कोई और प्रॉब्लम है, रगड माउंटेन्स है, तो इस वजह से लोग वहाँ पे प्रेफर नहीं करते। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है उन रीजन्स में, उन कंट्रीज़ में, उन कॉन्टिनेंट्स पे जहाँ पे प्लेन एरिया हो या फिर रिवर वैलीज हो। तो कम पॉपुलेशन वहाँ पाई जाती है जहाँ पे स्नोवी माउंटेन्स हों या माउंटेन हार्श माउंटेन्स हों, या फिर वहाँ पे डिजर्ट्स पाए जाते हैं, या फिर घने फॉरेस्ट्स होते हैं, या फिर ऐसे प्लेट्यूज पाए जाते हैं जहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल ना हो, या फिर वो ज़मीन जहाँ पे पानी जमा होता है, जो वाटर लॉगिंग फेस करते रहते हैं। सो इट मीन्स the population of the world is uneven because of these factors. You can see here factors affecting population distribution across the world. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दुनिया की पॉपुलेशन हर कंट्री में एक जैसी नहीं पाई जाती है? तो ये फैक्टर्स है टोपोग्राफी, यानी जो डिस्क्रिप्शन मैंने लैंड का दिया है, इट इज़ इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज वी कैन से माउंटेनियस, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एरियाज एक्स्ट्रा। क्लाइमेट भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो 3 जोन्स होते हैं क्लाइमेट में। इट इज़ हॉट, मॉडरेट एंड कोल्ड। यूजुअली हॉट और कोल्ड में रहना लोग प्रेफर नहीं करते हैं, वो मॉडरेट टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है और जो सर्वाइवल होता है, सस्टेनेंस होता है, उसको भी सपोर्ट करता है। तो लोग प्रेफर करते हैं उन एरियाज में रहना जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा हो, ना ठंडा हो और ना ही गर्मी हो। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे सॉइल की, क्योंकि सॉइल में ही कल्टीवेशन होती है, सॉइल में ही क्रॉप्स मिलते हैं, सॉइल में ही ऑल जो लाइफ होती है वो इसी पे डिपेंड होती है। तो जहाँ की सॉइल अच्छी होती है लोग वहाँ पे यूजुअली प्रेफर करते हैं। इसी तरह से वाटर को बेसिक नेसेसिटी कहा जाता है, इसके बगैर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो उन एरियाज में लोग नहीं रहते हैं, रहना पसंद नहीं करते जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो। मिनरल्स भी आजकल डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहेंगे। जैसे मुझे इंडस्ट्री बनानी है या आप में से किसी को इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, तो आप इंडस्ट्री वहाँ बनाएंगे जहाँ पे आपको मिनरल्स लोकली अवेलेबल हों। तो जब इंडस्ट्री बनती है तो लोग भी वहाँ आते हैं जॉब करने के लिए, तो वो एक रीजन बन जाता है पॉपुलेटेड रीजन जहाँ पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की जाती है। इसी तरह से वहाँ पे रहते हैं लोग जहाँ पे उनको हर एक चीज़ अवेलेबल हो, और चीज़ें बनती हैं मोस्टली या तो एनिमल प्रोडक्ट से, या फिर जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, या फिर मिनरल्स से। तो मिनरल्स इक्वली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल वी कैन से इन डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन। सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल लाइफ, तो ओबेसली वहाँ पे लोग नहीं जाएंगे जहाँ पे कोई नहीं रहता। तो सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो अक्सर लोग वहीं पे जाना पसंद करेंगे जहाँ पे कोई ऑलरेडी रहता हो। तो मान लीजिए कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे कोई रहने के लिए जाने के लिए तैयार भी नहीं होता है, क्योंकि उसको बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों से ही मिलती है। जब लोग वहाँ पे नहीं तो वो कैसे रहेगा। कभी कभार कल्चर भी अट्रैक्ट करता है, तो कल्चर भी किसी को खींच लेता है। एक ही कल्चर के लोग यूजुअली साथ में रहना पसंद करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे हमें पता है सम कंट्रीज आर बैकवर्ड एंड सम कंट्रीज आर एडवांस्ड, तो यूजुअली जो बैकवर्ड कंट्रीज है वहाँ से लोग निकल कर भाग कर चले जाते हैं एडवांस्ड या डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ, तो ताकि उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस वो अपडेट हो जाए, वो अपग्रेड हो जाए, और उनकी जो लाइफ है वो कंफर्ट के साथ हम कहेंगे वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल लाइफ बना दें। तो यहाँ पे हमारे पास है लैंड यूज। एज वी नो लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज लैंड यूज। तो लैंड को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसी को हम कहते हैं लैंड यूज। लेकिन लैंड को यूज करने से पहले कुछ फैक्टर्स को जानना जरूरी है, जिनको हम पहले देखते हैं, और उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि लैंड को किस चीज़ के लिए हम यूज करेंगे। So there are some physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. टोपोग्राफी यानी लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर ये माउंटेनियस है तो एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं हो सकती है, ये ग्रेजिंग के लिए यूज किया जा सकता है। सॉइल देखते हैं, अगर सैंडी सॉइल है, रेतीली जमीन, वहां पे कुछ ग्रो ही नहीं होता, तो उसको क्या किस चीज के लिए यूज करेंगे। क्लाइमेट देखते हैं, क्या क्लाइमेट सपोर्ट करता है सर्वाइवल को, तो अगर करता है तब जाके हम वहां की जमीन को यूज करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट किसी एरिया का काफ़ी हारिश है, या तो वह बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंड रहती है, या फिर बहुत ज़्यादा हॉट है, पानी की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होती है, वहाँ पे यूजुअली हैबिटेशन भी पॉसिबल नहीं होती। मिनरल्स, कहाँ पे मिनरल्स है तो उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यूजुअली ऐसी लैंड कल्टिवेबल नहीं होती है जहाँ पे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ पे माइनिंग की जाती है, जैसे कोल वाले एरियाज, कोल फील्ड्स या पेट्रोलियम फील्ड्स, तो यहाँ पे कल्टिवेशन यूजुअली नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ माइनिंग होती है। सबसे खास बात अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे भी पानी हो वहाँ की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल होती है, उस पर कल्टिवेशन पॉसिबल होती है। तो इसका ये मतलब हुआ ज़मीन को यूज़ करने से पहले हमें ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो टोपोग्राफी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ अ लैंड सर्फेसेस। So the topography of an area could refer to the surface forms and features themselves or a description। जैसे मैंने कहा it is simply a description of land। आखिर हमारे पास ज़मीन कैसी है, इसका क्लाइमेट कैसा है, इसकी सॉइल कैसी है, इसमें मिनरल्स है या नहीं, वाटर अवेलेबल है या नहीं, किस चीज़ को सपोर्ट करती है, ऑल दैट। कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको देखकर ही हम ज़मीन का यूज़ करते हैं।
दैट इज ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। जहां पॉपुलेशन ज़्यादा होती है जिस एरिया में, वहां पे एग्रीकल्चर के चांसेस कम होते हैं, और जहां पे एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा हो और पॉपुलेशन कम हो तो ओबियसली वहां हम लैंड को डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी कभी डिसाइड करती है हम किस ज़मीन को यूज़ करेंगे। से फॉर एग्जांपल एक बंजर ज़मीन है, हम उसमें कल्टीवेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसको एग्रीकल्चर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं है तो डेफिनेटली वो ज़मीन सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है या फिर वेस्ट रह सकती है। सो देयर आर बोथ physical factors as well as human factors that determine the use of a land. Here you can see the picture showing us land use in different forms. फॉर एग्जाम्पल कुछ एरिया में प्लांट्स ट्रीज लगे हैं, कुछ एरियाज में कल्टिवेशन होती है, किसी एरिया में घर बने हैं, किसी एरिया में ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, तो इसी तरह से रोड्स भी यहाँ बने हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो ज़मीन को हम इन डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे फिर देख सकते हैं आप ग्रीन एरियाज भी, माउंटेनियस भी, वाटर भी, तो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए इस लैंड को यूज़ किया जाता है। घर बनाने के लिए भी, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, प्ले ग्राउंड्स बनाने के लिए, ग्रेवयार्ड्स के लिए। सो वी कैन नॉट काउंट द यूज ऑफ अ लैंड, इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज़ बाय डिफरेंट पीपल। हियर यू कैन सी द टोपोग्राफी ऑफ अ लैंड। इसके डिफरेंट आपको फॉर्म्स नजर आएंगे। कहीं पे माउंटेनियस है, कहीं पे जिसको हम कहते हैं प्लेन एरिया है, कहीं पे प्लेटोज एरिया है, कहीं पे रॉक्स ज़्यादा है, कहीं पे सैंड ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है टोपोग्राफी में हम कौन कौन से फीचर्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। हियर यू कैन सी द सॉइल टाइप्स। तो यूजुअली सॉइल के 3 टाइप्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल। लोमी सॉइल बनती है ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे डेड एंड डिकेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो लूम बन जाते हैं, जैसे घास फूस या पत्ते या इंसानों के जो जिसको हम फ्लैश कहते हैं, ह्यूमन फ्लैश या एनिमल फ्लैश, तो ये फाइनली कन्वर्ट होता है लोम में। सैंडी में इसको हम कहते हैं जिसमें रेत होती है, यूजुअली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। क्ले, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर हम इसको कल्टीवेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और साथ ही में जो ब्रिक्स होती है वो भी इसी से बनती है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, पॉट्स होते हैं, वो भी इसी से बनते हैं, या खिलौने हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। तो ये है जो क्लाइमेट जिसको हम कहते हैं। तो क्लाइमेट जो है इट शोज अस डिफरेंट वेदर्स या इट शोज अस डिफरेंट सीजन्स। कभी ऐसा सीजन आता है जब कल्टीवेशन होती है, एवरीवेयर ग्रीन होता है, तो कभी ऐसा भी आता है जिसको हम कहते हैं विंटर या ऑटमन सीजन, जिसमें एग्रीकल्चर या ग्रीनरी नज़र नहीं आती। सो इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, आखिर कैसा क्लाइमेट होगा, हॉट होगा या कूल्ड होगा या मॉडरेट होगा। So this picture shows us the minerals available on the surface of earth. These are very much important and we extracted them for different purposes, especially for making tools and for decoration and jewelry purposes. So this is the availability of water. Water के बगैर कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हवा के बगैर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जहाँ पानी ज़्यादा हो, जहाँ पानी अच्छा खासा हो, खासतौर पे पीने का पानी, वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। So this is the population. As we can see, the population of China and then India and the Indonesia, United States, these are the leading countries which have high density of population, यानी वहाँ पे population pressure बहुत ज़्यादा है। जितना population pressure उतनी ही land पे जो pressure आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी food के लिए ज़्यादा से ज़्यादा land की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर ऐसा हुआ तो हम कभी कभार forests को भी clear कर देते हैं। एक साइड से हम एग्रीकल्चर लैंड तो रिकवर कर लेते हैं फॉरेस्ट्स को क्लियर करके, लेकिन दूसरी साइड से हमारे लिए फॉरेस्ट्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फॉरेस्ट्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, वो भी खत्म हो रहे हैं। इस बारे में आगे चलकर बात करेंगे ज़रूर। यह है वो टेक्नोलॉजी जो आज मॉडर्न ह्यूमन बीइंग को चाहिए, और जहाँ पे उसको ये टेक्नोलॉजी मिलती है या जहाँ पे भी इसको ये मॉडर्निटी मिलती है, वो वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। लैंड को जनरली क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड प्राइवेट लैंड एंड सेकंड इज कॉल्ड कम्युनिटी लैंड। बात करते हैं प्राइवेट लैंड की। वो लैंड या दैट लैंड विच इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और अ फैमिली, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट लैंड। किसी लैंड का मालिक मैं हूं, इट इज प्राइवेट लैंड। कोई आपकी खानदानी जमीन है, दैट्स योर लैंड, दैट्स आल्सो कॉल्ड प्राइवेट लैंड। लेकिन ऐसी भी लैंड है दैट इज कॉमनली यूज्ड बाय द कम्युनिटी एज अ होल। मान लीजिए गांव में एक ग्रेजिंग ग्राउंड है जहां पे गांव के सारे लोग ले जाते हैं अपने जानवरों को घास खिलाने के लिए, तो वो उसका मालिक कोई नहीं होता। उसका मालिक यूजुअली हम कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, लेकिन यूज करने का हक, जो उसको यूज करने का हक है, वो उस कम्युनिटी को है जहां पे वो लैंड अवेलेबल है या जो लोग उसके आसपास रहते हैं। इसी तरह से प्ले ग्राउंड किसी भी कम्युनिटी में अवेलेबल होता है, वहां पे सारे बच्चे या जो भी लोग हैं खेलने जा सकते हैं। ग्रेवयार्ड सारी कम्युनिटी का होता है। तो इसी तरह से फॉरेस्ट एरिया उस कम्युनिटी का होता है जो वहां पे रहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, या इसको कम्युनिटी लैंड भी कहते हैं।
इसको स्टेट लैंड भी कहते हैं, इसको गवर्नमेंट लैंड भी कहते हैं। तो वी कैन से जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या कम्युनिटी लैंड है, ये वो लैंड है जिसका कोई पर्टिकुलर मालिक नहीं होता, बल्कि यूज करने का राइट उस पूरी कम्युनिटी को होता है जो उसके आसपास रहते हैं। So here are some factors which are responsible for land degradation, or we can say destruction of land. Firstly, land degradation, landslide, soil erosion, desertification, ये कुछ इंपॉर्टेंट या हम कहेंगे मेजर थ्रेट्स है जो इस वक्त हमारी लैंड को फेस करने पड़ते हैं। खास तौर पे जो एग्रीकल्चर है या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, इनकी वजह से लैंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो प्राइवेट लैंड, यहाँ पे आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है प्राइवेट लैंड, और इस लैंड में कोई नहीं जा सकता है विदाउट परमिशन, यानी इसका मालिक कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन हो सकता है। प्राइवेट लैंड में 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फर्स्टली, जो पर्सन इसका मालिक है, ही और शी कैन सेल इट, वो इसको बेच सकते हैं। कैन ट्रांसफर इट, किसी को भी दे सकते हैं। कैन मॉर्टगेज इट, गिरवी रख सकता है। कम्युनिटी लैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसका मालिक यूजुअली कोई नहीं होता। तो गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन यूज करने का हक हो सकता है उस पूरी कम्युनिटी को। लेकिन प्राइवेट लैंड में आप मालिक हैं, आप बेच सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप इसको मॉर्टगेज कर सकते हैं। तो दिस इज कम्युनिटी लैंड, जिसमें यूजुअली फॉरेस्ट्स आते हैं, ग्रेजिंग लैंड्स आते हैं, या फिर प्ले ग्राउंड्स आते हैं, ग्रेवयार्ड्स आते हैं, या और भी इस तरह की लैंड्स जिनको सारे लोग मिलकर यूज करते हैं। सो टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। एज वी नो, दुनिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, और जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे फूड की डिमांड्स या शेल्टर, या जिसको हम कहेंगे हैबिटेशनल डिमांड्स, इंक्रीज हो रही है। तो शेल्टर के लिए भी डिमांड्स इंक्रीज हो रही है, और नतीजा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, या फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं, या डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो फॉरेस्ट कवर खत्म हो रहा है, और लैंड हम उसमें से निकालकर उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर घर बनाते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई इंडस्ट्री बनाते हैं। इस तरह से एरिएबल लैंड हो गया वो लैंड जिसमें यूजुअली कल्टीवेशन होती है, जो किसी भी कल्टीवेशन के अंडर हो, चाहे वो किचन गार्डन ही क्यों ना हो, पास्चर ही क्यों ना हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? एरिएबल लैंड, यानी जिस पे यूजुअली कल्टीवेशन या जिसको यूजुअली लोग यूज करते हैं। तो एक तरफ से हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट्स को क्लियर करते हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन, और दूसरी तरफ से हम एग्रीकल्चर लैंड को इंक्रीज कर रहे हैं टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इन दिस वे वी आर डिस्ट्रॉइंग द लैंड रिसोर्सेज, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन के पीछे पड़े हैं, और आजकल एग्रीकल्चर लैंड को ज़्यादा ही कल्टीवेशन हो, उस पर ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है। नतीजा ये होता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, और वहाँ से एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। इससे क्या होगा? फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे और फूड बहुत महंगा होगा। दूसरी तरफ से शॉर्टेज ऑफ फूड ज़्यादा होगा। अब अगर फूड को मेंटेन रखने के लिए हमने फॉरेस्ट्स को क्लियर किया, तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की लेवल जिससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस रहता है, वो मेंटेन नहीं रहेगा। सो इट विल डिस्टर्ब ओवर एनवायरनमेंट, और इसीलिए वजह से आजकल ग्लोबल वार्मिंग के जो थेरीज आती है या ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, इट इज कॉमन, तो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। सो एफॉरेस्ट्रेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticides and fertilizers and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve the land resources. Let us try to understand. अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हम पेड़ पौधे ज़्यादा काट रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, तो हमें चाहिए, हम करेंगे एफॉरेस्ट्रेशन, यानी प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। अगर हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम है, या अगर हमारे पास जो सेटलमेंट लैंड है जहाँ पे घर बनाए जाते हैं वो कम है, तो हम रिक्लेम कर सकते हैं। रिक्लेम का एक मेथड ये भी है दैट वी कैन यूज द लैंड ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज व्हेन वी से, इट मींस ओशंस। एग्जांपल यहां पे देंगे, जो सिटी ऑफ बॉम्बे है हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो एक टाइम पे एक ग्रुप था आइलैंड्स का, छोटे छोटे आइलैंड्स का। बाद में ब्रिटिश पीरियड में उन आइलैंड्स को फिल करके एक सिटी क्रिएट किया गया, दैट केम टू बी नोन एज मुंबई। इसी तरह से जो बड़े बड़े ओशंस है, तो उसको, उनमें से हम लैंड को रिक्लेम कर सकते हैं, उनके जो किनारे हैं, जो बैंक्स है या सी शोर्स है, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हैबिटेशनल लैंड के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स वी हैव an option of water bodies. As we know, 70% of Earth's surface is covered by water bodies, especially by the oceans. So we can fill some part of the ocean. It is one way to fulfill the demand of increasing population. Second is regulated use of chemical pesticides and fertilizers. What are pesticides? Pesticides are basically chemical substances which are used to kill the pests. And pests are very much harmful for crops. They destroy the crops. So when we save our crops, we have to use pesticides, but these pesticides should be used in a regular manner, or we can say in a planned manner. Neither their use should be exceeded, or
वी कैन मिनिमाइज देयर यूज। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ हमें रोकना होगा। कम अगर चाहे तो वो कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, लेकिन ज़्यादा ना हो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी वजह से जो केमिकल्स है वो वाटर में चले जाते हैं और वाटर की वजह से प्लांट्स में चले जाते हैं और साथ ही में ये ज़मीन को भी ख़राब कर देती है। जो फर्टिलाइजर्स की एक्सेसिव यूज़ हम करते हैं, इट इज़ वेरी मच डेंजरस फॉर बोथ सॉइल एज वेल एज फॉर प्लांट्स। इसी तरह से वीडिसाइड्स विच आर यूज टू रिमूव द वीड्स अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, ये भी एक प्रॉब्लम है जिनको हम स्टॉप कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं ओवर ग्रेजिंग, यानी एक ही जगह पे बार बार जानवरों को घास खिलाने के लिए ले जाना, तो ये एक खतरनाक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की जरूरत है, इसको स्टॉप करने की जरूरत है। हम अगर चाहते हैं ओवर ग्रेजिंग करना तो कल हम एक दिन एक जगह पे जाएंगे, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरे, तो ग्रेजिंग लैंड्स को प्रोवाइड करना ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम अपनी सॉइल को प्रिजर्व कर सकते हैं। So dear students, we have so many methods to preserve our land resource, not for only present generation but for the future generations as well. You can see this is called arable land, which is used mostly for cultivation and agricultural purposes. So this is called afforestation, means planting more and more trees. This is called a land reclamation, which can be done mostly in water bodies available to the area. This is called overgrazing. You can see here, grazing lands should be used properly. So next video में हम डिस्कस करेंगे सॉइल क्या होती है, इसके क्या टाइप्स है, एंड व्हाई सॉइल इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड हाउ सॉइल शुड बी प्रिजर्व्ड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। अल्लाह हाफिज़।